तभी एक फोन कॉल से परिधि चौंक कर बैठ गई। उसकी सांस फूल रही थी और वो पसीने से भीगी हुई थी। उसने हड़बड़ाहट में पास में रखा पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में पूरा पानी पी गई। ओ गॉड, ये सपना था। शायद पिछले 15 दिनों से जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये उसी का असर है। अगर वो लेटर्स और कॉल्स मेरे पास आना बंद नहीं हुए तो मैं पागल हो जाऊंगी। वो ये बोल ही रही थी कि तभी दोबारा से फोन बजा। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ पर तुम हो कि फोन ही नहीं उठा रही हो। अच्छा ये छोड़ो, 2 घंटे बाद मेरे होटल पहुँच जाना, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। परिधि कुछ पलट कर कह पाती उससे पहले ही उस लड़के ने फोन काट दिया। थोड़ी देर में परिधि तैयार होकर होटल के लिए निकल गई। परिधि होटल की खिड़की के पास खड़ी थी। तभी एक मजबूत हाथ उसकी कमसिन कमर पे पड़ा और उसे कस के अपनी तरफ खींचते हुए किसी ने उसके गाल पे किस कर लिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। सांसें सांसों से उलझ रही थीं। बदन कांप उठे थे। उस लड़के ने अपनी उंगलियां परिधि के सीने की तरफ बढ़ाईं और गले पे पड़ा स्कार्फ हटाने लगा। तभी अचानक परिधि ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए उसे घूरा। लड़के ने सकपकाते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया और जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश की तभी परिधि उसे पीछे पुश करते हुए चिल्लाई, हाउ डेयर यू टच मी राहुल। ये कहते हुए परिधि गुस्से में स्विच बोर्ड के पास गई और उसने रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी। परिधि जैसे ही राहुल से कुछ कहने को हुई कि तभी राहुल जोर से हंस पड़ा और बोला, जस्ट किडिंग। एक्सक्यूज मी, परिधि ने कंफ्यूजिंग लुक देते हुए कहा। तभी राहुल ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए अपनी हरकत के लिए सॉरी कहा और फिर बोला, सॉरी, एज एक्सपेक्टेड तुमने वही किया जो मैंने सोचा था। पिछले 4 साल से हम साथ हैं और अब तो पिछले महीने हम ऑफिशियली एंगेज भी हो गए हैं, पर तुम आज भी नहीं बदली। यही तो खासियत है तुम्हारी, और तुम्हारी यही पर्सनैलिटी और एटीट्यूड मुझे तुम्हारे और करीब ले आता है परिधि। पर तुम्हारी ये हरकतें एक दिन मुझे तुमसे जरूर दूर कर देंगी। यू नो ना, मुझे इस तरह की बेहूदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम अपने इस 5 स्टार होटल में मुझे बुलाकर ऐसी घटिया मजाक करने वाले हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। डिस्गस्टिंग, परिधि ने गुस्से से कहा और जाने लगी। परिधि को जाता हुआ देखकर राहुल फौरन उसका रास्ता रोककर जैसे ही कुछ कहने को हुआ तभी परिधि बोल पड़ी, हटो मेरे रास्ते से। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम खुद एक मेडिकल स्टूडेंट होकर ऐसी हरकत करोगे। थोड़ा तो लाइफ में सीरियस हो जाओ यार। माना कि तुम मुंबई के मशहूर बिजनेस टाइकून विनय रायचंद के बेटे हो, अरबों की संपत्ति के मालिक हो, पर जो प्रोफेशन हमने चूज किया है उसके लिए डेडिकेशन की जरूरत होती है। तुम जानते हो ना मैं इस वक्त कितनी परेशान हूँ। अपोलो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मेरा सपना है। इसी वजह से मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी किया है, पर अभी तक उन्होंने अपनी लिस्ट नहीं निकाली है। परिधि परेशान होते हुए बोली। परिधि की बात सुनकर राहुल मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर परिधि और चिढ़ गई और जाने लगी। तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। परिधि गुस्से में कुछ बोलने को हुई तभी राहुल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसे तो तुम मेरी बात सुनने से रही, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अब सुनो। राहुल इतना बोल ही पाया था कि तभी परिधि का फोन बजा। परिधि ने राहुल का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए बिना फोन देखे फोन रिसीव कर लिया। हेलो, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम्हारा सिलेक्शन अपोलो हॉस्पिटल में हो गया है। सोचा बधाई दे दूं, रखता हूँ। और फोन कट गया। परिधि थर थर कांपने लगी, जिसे देखकर राहुल समझ गया कि ये वही आदमी है जो परिधि को 15 दिन से परेशान कर रहा है। क्या हुआ? वो कह रहा था कि मेरा अपोलो हॉस्पिटल में सिलेक्शन हो गया है। शिट, उस साले को ये बात भी पता चल गई। यही सरप्राइज देने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया था। राहुल ने चिढ़ते हुए फ्रिज से एक केक निकाला और परिधि के सामने लाकर रख दिया, जिस पर डॉक्टर परिधि लिखा हुआ था। परिधि ये देखकर शॉक हो गई। परिधि उस फोन कॉल के बारे में सोचकर रोने लगी। उसे ऐसे रोते देखकर राहुल उसे संभालते हुए बोला, खुद को संभालो परिधि, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये मैं पिछले 15 दिनों से देख रहा हूँ। आखिर ये है कौन जो तुम्हें परेशान कर रहा है? बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। हम कल ही पुलिस स्टेशन चलकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। मुझे मॉम के पास जाना है। हाँ, मॉम के पास जाएंगे, पर तुम अपना मूड तो ठीक कर लो। वो तो वहाँ सेलिब्रेशन की तैयारी में बैठी होंगी। तुम्हें ऐसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाएंगी। तो क्या मॉम को मेरी इंटर्नशिप के बारे में पता है? ऑफ कोर्स, मैंने उन्हें फोन करके तुम्हारे इंटर्नशिप और अपने सरप्राइज दोनों के बारे में बता दिया था। राहुल ने परिधि को संभाला और दोनों होटल से बाहर निकलकर कार में बैठकर परिधि के घर के लिए निकल गए। इन सब बातों में मैं ये पूछना ही भूल गई, तुम्हारे सिलेक्शन का क्या हुआ राहुल? तुम जहाँ मैं वहाँ आऊंगा, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए, पिक करने के लिए। कांग्रेचुलेशंस एंड सॉरी, मेरी वजह से इतनी खुशी के मौके पर तुम्हारा मूड भी ऑफ हो गया। ये कहते हुए परिधि उदास हो गई। कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी नहीं है क्या? आइंदा ऐसी बात मत कहना, ओके? परिधि हल्का सा मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ हमारी नजर एक बहुत खूबसूरत से कमरे पर पड़ी, जहाँ की दीवारों पर बहुत सी नायाब पुरानी हीरोइनों की तस्वीर लगी हुई थी और म्यूजिक सिस्टम पर 80s के दशक के गाने बज रहे थे। और ड्रेसिंग के सामने एक औरत जिसकी उम्र लगभग 40-45 साल होगी, वो एक खूबसूरत सा गाउन पहनकर मेकअप कर रही थी। साथ ही उनके पैर म्यूजिक पर थिरक रहे थे। तभी वहाँ एक 20 साल का हैंडसम सा लड़का आया और उनके सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ बढ़ाते हुए बोला, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? बिल्कुल। उस लेडी ने लड़के के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां,
ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। और दोनों डांस करने लगे। आज भी आप कितना अच्छा डांस करती हैं। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे डांस करना कितना पसंद है, और आज तो वैसे भी इतना खास दिन है। फाइनली मेरी बेटी को जो चाहिए था वो उसने हासिल कर लिया, और इसलिए मैंने उसका फेवरेट डिनर आज अपने हाथों से बनाया है। पर ये कहते हुए वो चुप हो गई और उनके चेहरे पर एक शिकन आ गई, जिसे देखकर वो लड़का बोला, क्या बात है, सब ठीक तो है ना मॉम? अपने बेटे अक्षत की बात सुनकर सुषमा मुस्कुराते हुए बोली, बाकी सब ठीक है बेटा, बस टेंशन की बात ये है कि आज भी जब औरत अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो अक्सर कुछ भेड़िए झूठे नकाब पहनकर उसे गिराने की कोशिश करते हैं। जो उनसे बच निकलती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं, और जो उनके जाल में फंस जाती हैं वो तबाह हो जाती हैं। भगवान करे मेरी परिधि का सामना कभी ऐसे भेड़ियों से ना हो। डोंट वरी मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी के साथ, और फिर हम सब भी तो हैं, और राहुल जीजू भी तो है। जैसे डैड ने आपका साथ दिया था वो भी दीदी के साथ बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। सही कह रहे हो, राहुल बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसा है। ये कहते हुए उनकी नजर दीवार पर लगी एक आदमी की तस्वीर पर गई, जिनकी उम्र लगभग 40 साल की होगी। उस आदमी की तस्वीर देखकर सुषमा की आंखों में आंसू आ गए, और वो तस्वीर देखते हुए बोली, कैसे भूल सकती हूँ मैं तुम्हारे डैड का दिया हुआ प्यार और सम्मान। उन्होंने मेरा साथ तब दिया जब सबने मुझे त्याग दिया। उन्हीं के भरोसे मैं दुनिया से निकल पाई। सीरियसली ही वाज सच अ जेंटलमैन। कभी नहीं भूल सकती मैं उन्हें और न उसे। ये कहते कहते उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। सुषमा के चेहरे पर गुस्सा देखकर अक्षत समझ गया कि वो किसकी बात कर रही हैं, पर वो नहीं चाहता था कि खुशी के मौके पर किसी का भी मूड खराब हो, इसलिए वो उन्हें समझाने के लिए बढ़ा। पर तभी डोर बेल बजी और सुषमा एक्साइटेड होकर बोली, लगता है आ गई। ये कहते हुए सुषमा तेज कदमों से रूम से हॉल में आ गई। अक्षत भी उनके पीछे पीछे आ गया। सुषमा ने फौरन घर का दरवाजा खोला, जहाँ परिधि राहुल के साथ खड़ी थी। उन्होंने तुरंत परिधि को गले लगा लिया। कांग्रेचुलेशंस माय गर्ल, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। परिधि ने सुषमा को एक फीकी सी मुस्कान दी और बिना कुछ बोले सीधे अंदर आ गई। राहुल भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। दोनों के चेहरे पर टेंशन थी, जिसे देखकर सुषमा बोली, क्या हुआ बेटा, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? कितनी बार समझाया है कि अच्छे से तैयार होकर रहा करो, सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी। खुद को ऐसा बनाओ कि कोई भी तुमसे कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचे, जैसे कि मुझसे बात करने से पहले सोचते हैं। चलो चलकर पहले अपना हुलिया सुधारो। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर रूम में ले जाने लगी, पर तभी परिधि अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मॉम प्लीज, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। ये कहकर परिधि अपने रूम में चली गई। सुषमा और अक्षत परिधि का ऐसा बिहेवियर देखकर शॉक्ड रह गए। इसे क्या हुआ? राहुल सुषमा और अक्षत को एक लुक देते हुए होटल में घटी सारी घटना बताई, जिसे सुन के अक्षत और सुषमा हैरान रह गए। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो जाए। हमें कल ही चल के अब पुलिस स्टेशन में वो आदमी जो कोई भी है उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। इधर परिधि अपसेट सी अपने रूम में पहुंची और परेशान सी बेड पर बैठ गई। तभी उसकी नजर बेड के दूसरे साइड रखे एक गिफ्ट हैम्पर पर पड़ी, जिसे देखकर वो हैरान हुई। फिर उठ के उसके पास गई और उसे देखकर मन में बोली, अरे ये गिफ्ट कैसा? शायद राहुल ने रखा होगा मुझे सरप्राइज देने के लिए। ये लड़का भी ना। इतना कहते हुए परिधि वो गिफ्ट हैम्पर खोलने लगी। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट पैक थे। उसने पहला गिफ्ट खोला तो उसमें स्टेथोस्कोप निकला, जिसे देखकर परिधि शॉक्ड हुई और बोली, स्टेथोस्कोप? वो भी इस गिफ्ट पैक में? ये कहते हुए परिधि ने हैरानी से स्टेथोस्कोप को बाहर निकाला और उसे देखने लगी। तभी उसकी नजर स्टेथोस्कोप पर चिपकी एक चिट पर गई, जिस पर लिखा था, इससे मरीजों की ही नहीं बल्कि मेरी दिल की धड़कन भी सुन सकती हो तुम, जो तुम्हें देखते ही बहुत तेज हो जाती है। पागल। फिर उसने दूसरा गिफ्ट खोला और फिर तीसरा बॉक्स खोलती है, और सब में ऐसे ही कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। तभी उसकी नजर एक छोटे से बॉक्स पर पड़ी और उसने गिफ्ट छोड़कर उस बॉक्स को उठाया और खोला। उसके अंदर एक लेटर था, जिसमें लिखा था, बस 2 दिन और, तुम्हारा मैं।
ये पढ़ते ही परिधि की चीख निकल गई, जिसे सुनकर राहुल, अक्षत और सुषमा तीनों उसके रूम की तरफ भागे। आखिर कौन है वो जो साई की तरह परिधि के पीछे लगा हुआ है? आखिर क्या रिश्ता है उसका परिधि से? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए प्यार के बंधन 2 दिलों की कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। परिधि की आवाज सुनकर सुषमा, राहुल और अक्षत भागकर वहां आ गए। परिधि को ऐसा घबराया हुआ देखकर सुषमा और अक्षत ने भी उसे सवाल या नजरों से देखा, पर इससे पहले कि कोई कुछ भी पूछता, परिधि ने वहां पड़े गिफ्ट सबको दिखाए और लेटर राहुल की तरफ बढ़ा दिया। राहुल को लेटर पढ़ते ही गुस्सा आ गया। क्या लिखा है इस लेटर में? राहुल ने उसे लेटर में लिखी हुई बात बताई। अभी तक तो वो फोन पर ही डराता था, पर अब उसकी हिम्मत इतनी अधिक बढ़ गई है कि वो अब घर तक आ पहुंचा है। राहुल की बात सुनकर सुषमा और अक्षत भी टेंशन में आ गए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ कब और कैसे आया। सभी इस बात को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। तभी राहुल ने तैश में आकर परिधि का हाथ पकड़ लिया। बस अब बहुत हुआ, मुझे नहीं लगता कि अब हमें और लेट करना चाहिए। चलो हम अभी चलकर उस कमीने के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, उसे भी तो पता चले कि आखिर उसने पंगा लिया किससे है। जीजू सही कह रहे हैं दीदी, पिछले 15 दिन से ये तमाशा चल रहा है। कभी अननोन नंबर से फोन करता है तो कभी लेटर्स भेजता है, और आज उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो खुद ही आ गया। आई थिंक हमें लेट नहीं करना चाहिए। सुषमा ने भी अक्षत की बात पे सहमति जताई, पर तभी परिधि ने अपना हाथ राहुल के हाथ से छुड़ाकर एक गहरी सांस ली। नहीं राहुल, इस वक्त पुलिस स्टेशन जाना ठीक नहीं है। परिधि की बात सुनकर सब शॉक हो गए। लेकिन क्यों? राहुल, अगर इस वक्त हम पुलिस स्टेशन गए और मीडिया को इस बात की जरा सी भी भनक लग गई तो मेरे साथ साथ रायचंद अंकल की इमेज पे भी क्वेश्चन उठेंगे। बात का बतंगड़ बनेगा, क्योंकि अब मेरा नाम तुम्हारे परिवार के साथ जुड़ चुका है। इसलिए मैं इस वक्त ये सब नहीं करना चाहती। तो फिर क्या चाहती हो? वो तो मैं नहीं जानती, पर हाँ इतना जरूर है कि हमारा जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी फैसला उस आदमी को अलर्ट कर देगा। इसलिए अब हमें बहुत ही केयरफुली एक्शन लेना होगा। ये सुन के राहुल को अच्छा नहीं लगा, पर इससे पहले कि राहुल आगे कुछ कहता, परिधि की नजर सामने दीवार पर लगी घड़ी पे गई, जिसमें रात के 12 बज रहे थे। समय देखते ही परिधि हड़बड़ा गई और फिक्रमंद होते हुए राहुल से बोली, राहुल बहुत लेट हो गया है यार, अब तुम्हें जाना चाहिए। अंकल आंटी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। रही बात इस मसले की तो हम इस बारे में कल बात करेंगे। परिधि की जिद के सामने राहुल को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। राहुल की कार एक बंगले के सामने आकर रुकी। राहुल की कार से उतरते ही सारे गार्ड्स उसे सलाम ठोकने लगे। राहुल ने हल्का सा हाँ में सर हिलाया और घर के अंदर चला गया। वो एक बहुत बड़े हॉल के अंदर घुसा, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। राहुल सीधा अपने रूम में जाने लगा कि तभी एक औरत वहाँ स्टाइलिश साड़ी और गले और कान में डायमंड सेट पहनकर आई और फिक्रमंद आवाज में बोली, अरे राहुल आ गए। आवाज सुन के राहुल उसकी तरफ पलटा और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो बोला, हाँ माँ, आप अब तक जाग रही हैं। वो राहुल की बात सुनकर कुछ बोलती उससे पहले ही सीढ़ियों से उतरते राहुल के पिता मिस्टर विनय रायचंद, जो दिखने में बहुत रौबदार थे, वो एक सरकास्टिक टोन में बोले, जिसका जवान बेटा देर रात घर से बाहर हो, उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? अपने पिता की बात सुनकर राहुल ने हल्का सा मुंह बनाया। ये आज पहली बार का नहीं था। रायचंद परिवार में अक्सर बाप बेटे के बीच ऐसी तानातानी होती रहती थी। रायचंद परिवार में अक्सर बाप बेटे के बीच ऐसी तनातनी होती रहती थी, जिसे अंबिका अच्छे से जानती थी। इसलिए बात आगे न बढ़े, वो बीच में इंटरप्ट करते हुए जैसे ही बोलने को कुछ होती है कि तभी विनय रायचंद उसे हाथ दिखाकर रोक देते हैं। आज तुम हम दोनों के बीच में नहीं बोलोगी। उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि अंबिका पलटकर कुछ नहीं बोल पाई। हाँ तो तुम ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे थे कि अब घर आने की फुर्सत मिली है तुम्हें? राहुल ने उन्हें देखकर एक लुक दिया। मैं परिधि के साथ था। दैट्स वेरी गुड। आई एम श्योर उसकी इंटर्नशिप स्टार्ट होने की खुशी सेलिब्रेट करी होगी। उनकी बात सुनकर राहुल ने भी हाँ में सर हिलाया। और अपनी इंटर्नशिप के बारे में बताया नहीं कि तुम्हारी इंटर्नशिप भी वहाँ स्टार्ट हो रही है, डोनेशन देकर। उन्होंने कुछ इस लहजे में कहा कि राहुल को बहुत ह्यूमिलिएटेड फील हुआ। पापा प्लीज, तंग आ गया हूँ मैं आपके हर वक्त के ताने सुनकर। एक बार एडमिशन और इंटर्नशिप क्या करा दी, हर वक्त उसी का ताना सुनाते रहते हैं आप मुझे। फिर भी तुम पर इसका कोई असर नहीं है। अगर असर होता तो तुम इस इंटर्नशिप के पीछे नहीं भागते, ये जानते हुए भी कि तुम परिधि के जितने काबिल नहीं हो। जितना टाइम और पैसा तुम इस बेवकूफी में बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा होता कि तुम मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाते। राहुल गुस्से में वहाँ से जाने लगा। बेटा खाना? पेट भर गया मेरे उनकी बातों से। राहुल गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। राहुल के जाते ही अंबिका अपने आंसू पोंछते हुए विनय को गुस्से में देख के बोली, आप भी कम नहीं है। बेटा घर में घुसा नहीं कि शुरू हो गए। क्या जरूरत थी इस वक्त ये सारी बातें करने की? आंसू बहाने के बजाय जाओ और समझाओ अपने सुपुत्र को, अभी भी वक्त है। वरना वो कहावत सुनी है ना, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इतना कहते हुए विनय रायचंद अपने कमरे की तरफ निकल गए। अंबिका हताश सी एक तरफ अपने पति और दूसरी तरफ अपने बेटे को जाते हुए देखकर परेशान होते हुए मन ही मन में कहती है,
ना जाने कब वो दिन आएगा जब इन बाप बेटे के बीच की दूरियां मिटेंगी। अगली सुबह परिधि हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी वहां सुषमा अक्षत के साथ आई। ठीक हो? परिधि ने हाँ में सर हिलाया। कल रात जो मॉम, मैं कल रात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आज बहुत खास दिन है, मैं बस उसे जीना चाहती हूँ। वो सब तो ठीक है, अगर उसने दोबारा आज भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सुषमा ये बोल ही रही थी कि तभी राहुल कमरे में आ गया। और इसीलिए हम हॉस्पिटल जाने से पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे। राहुल की बात सुनकर सब उसे देखने लगे, पर राहुल। परवर कुछ नहीं, आज तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। परिधि राहुल की बात को मना नहीं कर पाई और दोनों कार में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर परिधि ने अपने साथ बीते 15 दिनों से हो रही चीजों के बारे में बताया। ठीक है मैडम, हम इस मामले में आपकी पूरी मदद करेंगे। बस आपको भी हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा और सारी चीजें हमें सही सही बतानी होंगी। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, बस आप कैसे भी करके उस आदमी को पकड़ लीजिए। बिल्कुल। वैसे आप विनय रायचंद जी के बेटे हैं ना? जी, और ये मेरी फ्रेंड। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये बात मीडिया तक ना पहुंचे। एक लड़की की इज्जत का सवाल है। आप बेफिक्र रहिए, हमारा काम लोगों की मदद करना है, उन्हें प्रॉब्लम में डालना नहीं। थैंक यू सर। ये कहकर राहुल और परिधि पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे थे कि तभी परिधि का फोन बजा। कॉल अननोन नंबर से था, जिसे देखकर परिधि डर गई। डरो मत, रिसीव करो फोन। परिधि ने डरते डरते फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ से एक बार फिर वही आवाज आई। तो आखिर तुम पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए, वो भी उस राहुल के साथ? उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर परिधि घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। आखिर कौन हो तुम और क्यों इस तरह से मुझे परेशान कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? पर तब तक फोन कट चुका था। क्या हुआ? क्या कहा उसने? हम पुलिस स्टेशन आए हैं, उसे ये बात भी पता चल गई। राहुल, परेशान मत हो, हम बहुत जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। चलो अभी अपना मुंह ठीक करो, हमें हॉस्पिटल भी तो चलना है। परिधि थोड़ा नॉर्मल हुई और कार में बैठकर राहुल के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। यकीन नहीं हो रहा राहुल कि ये सब सच हो रहा है। यकीन कर लो परिधि, क्योंकि ये सपना नहीं हकीकत है। वो लोग हॉस्पिटल के अंदर रिसेप्शन पर बात करके एक कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए, जहां उन्हीं के जैसे कई और इंटर्न्स मौजूद थे। वो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहां एक डॉक्टर आई। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सलोनी। वेलकम ऑल ऑफ यू एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर जर्नी। मेरे पास आप लोगों के नामों की मेरिट लिस्ट है, जिसके बेसिस पर हम ग्रुप्स डिवाइड करेंगे। हाईएस्ट मेरिट वाले सीधा सीनियर डॉक्टर को असिस्ट करेंगे और उसी हिसाब से मेरिट कम होते होते चीजें डिवाइड होंगी, पर सबको सब कुछ सीखने को मिलेगा। परिधि का नाम हाई मेरिट लिस्ट में था, इसलिए उसे सीनियर डॉक्टर पाठक को असिस्ट करना था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। राहुल की लो मेरिट की वजह से उसे रिसेप्शन पर कुछ दिन डॉक्यूमेंटेशन और बेसिक चीजें सीखनी थी। डॉक्टर सलोनी सबके डिपार्टमेंट्स अलॉट करके जाने लगी। तभी उनके पास किसी का फोन आया। फोन पर बात करके वो इंटर्न्स की तरफ मुड़ी। आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना था। जितने भी इंटर्न्स डॉक्टर पाठक के अंदर हैं, उनकी ट्रेनिंग परसों से स्टार्ट होगी। डॉक्टर पाठक को एक बहुत क्रिटिकल केस की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ गया है। आप लोग परसों से ज्वाइन कीजिएगा और अभी आप चाहें तो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ये कहकर डॉक्टर सलोनी वहाँ से चली गई। परिधि का चेहरा उतर गया। वहीं राहुल पहले से ही इरिटेटेड फील कर रहा था। दोनों कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ गए। मैं तो तुम्हारे साथ काम करना चाहता था, पर यहाँ तो डिपार्टमेंट ही अलग कर दिए और मुझे रिसेप्शन पर बिठा दिया, जैसे कि मैं यहाँ डॉक्टर नहीं बल्कि रिसेप्शनिस्ट बनने आया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है राहुल, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। रही बात साथ काम करने की, तो जो भी फ्री होगा वो दूसरे से मिलने आ जाया करेगा। राहुल ने परिधि की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी परिधि का फोन बजा और वो चौंक सी गई। आजकल फोन की घंटी उसे चौंका दिया करती थी। उसने फोन देखा तो फिर किसी अननोन नंबर से कॉल था। राहुल ऑलरेडी काफी चिढ़ा हुआ था, इसलिए उसने ना आओ देखा ना ताओ और फोन रिसीव कर लिया। साले तू है कौन? अगर असली मर्द है ना तो मुझसे आमने सामने आकर बात कर। ये क्या लड़की को परेशान कर रहा है? तभी दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? एक पल को राहुल सकपका गया। कौन? मैं रिचा बोल रही हूँ और मैंने तो परिधि को फोन किया था। तुम कौन हो? रिचा, मैं राहुल। राहुल? राहुल, ये तुम कैसी बातें कर रहे थे? रिचा का नाम सुनते ही परिधि ने राहुल के हाथ से फोन ले लिया। रिचा, तुम लंदन से कब वापस आई? आई मिस्ड यू सो मच। बस आज ही, इनफैक्ट अभी भी एयरपोर्ट पर ही हूँ। तुम कहाँ हो? वो आज मेरी ज्वाइनिंग थी पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई। ये कहकर परिधि ने उसे अपनी इंटर्नशिप वाली बात बताई। चलो कांग्रेचुलेशंस, पर ये राहुल, ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और ये फोन पर क्या बोल रहा था? वो एक आदमी बार बार रॉन्ग कॉल कर रहा था, तो इरिटेट होकर राहुल ने चिल्ला दिया। ये सब छोड़ो, ये बताओ मिल कब रही हो? उसी के लिए मैंने फोन किया है। मैं लंदन से वापस मिसेस डिसूजा की कॉल पर आई हूँ। मिसेस डिसूजा का नाम सुनते ही परिधि के चेहरे के भाव बदलने लगे। मिसेस डिसूजा का फोन तुम्हारे पास यूं अचानक? वो तुमसे भी बात करना चाहती थी, पर तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल पा रहा था। स्कूल के बाद तुमने किसी से कोई टच ही नहीं रखा। खैर, आज शाम को स्कूल रियूनियन पार्टी है तो हमें वहाँ जाना है। मैं नहीं जा पाऊंगी। परिधि ने जाने से साफ इनकार कर दिया।
कम ऑन परिधि यार, इतने सालों बाद अपने स्कूल वापस जाने का मौका मिल रहा है, उन्हीं यादों को जीने का, और तुम मना कर रही हो। तुम इसकी वजह जानती हो रिचा, तो फिर इस बात को कहने का क्या मतलब है? वो वजह वहाँ मौजूद नहीं होगी परिधि, और एक चीज की वजह से तुम अपनी बचपन की हर याद से रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो? मैं कुछ नहीं जानती, तुम शाम को 6 बजे तक मेरे घर आ रही हो और हम वहाँ से साथ में चलेंगे। ये कहकर रिचा ने परिधि की बात सुने बिना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। राहुल के पूछने पर परिधि ने उसे सारी बात बताई। रिचा सही कह रही है परिधि, मुझे भी लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। परिधि ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दोनों पार्किंग की तरफ चले गए। सारे रास्ते परिधि एक अजीब सी उलझन से जूझ रही थी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गई। शाम को 6 बजे आ जाऊंगा मैं तुम्हें लेने, और रिचा के घर ड्रॉप कर दूंगा। तुम क्यों परेशान होगे, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें छोड़ने जाना मेरे लिए कब से परेशानी की बात हो गया। इसी बहाने मैं भी देख लूंगा कि तुम शाम को कितनी खूबसूरत लगोगी। ये कहकर राहुल मुस्कुराते हुए अपनी कार से चला गया और परिधि घर के अंदर आ गई। घर पहुंचकर उसने रीयूनियन वाली बात सुषमा को बताई और उन्होंने भी उसे जाने को कहा, जिससे थोड़ा चेंज हो जाए। शाम के 6 बज रहे थे। परिधि अपना रेड कलर का गाउन पहनकर ड्रेसिंग के सामने तैयार बैठी थी। तभी वहाँ सुषमा आई। ओह गॉड, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, किसी की नजर ना लगे। राहुल तो आज तुम्हें देखता ही रह जाएगा। नीचे चलो, आ गया है वो तुम्हें लेने। परिधि ने सुषमा को देखकर हल्की सी स्माइल पास की और दोनों नीचे हॉल में आ गए, जहाँ राहुल उनका इंतजार कर रहा था। राहुल परिधि को देखता ही रह गया। क्या हुआ जीजू, मेरी दीदी से नजर नहीं हट रही क्या आपकी? नहीं वो सब हंसने लगे। परिधि, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। दोनों रिचा के घर के लिए निकल गए। राहुल परिधि को रिचा के घर के बाहर ड्रॉप करके चला गया और परिधि ने रिचा के घर की बेल बजाई। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगी। आई मिस्ड यू यार, मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। बस 2 मिनट रुक, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में दोनों रिचा की कार से स्कूल के लिए निकल गए। वैसे तुम अभी भी राहुल के टच में हो? हम दोनों ने वहाँ इंटर्नशिप ज्वाइन करी है और हम दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई है। व्हाट? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? तुम तो, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी रिचा, और अगर तुम्हें करनी है तो मैं यहीं उतर जाती हूँ। रिलैक्स, मैं बस ये कह रही थी कि तुमने सोच समझकर फैसला लिया है ना। जिंदगी का पहला फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। हर लड़की अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान चाहती है जो उसकी कदर करे, उससे प्यार करे, उसके घर वालों का सम्मान करे, जो कि राहुल बखूबी करता है। मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। रिचा परिधि को देखकर मुस्कुराने लगी। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तो ये बात तुम आराम से भी बता सकती थी परिधि, इसमें गुस्से होने जैसा क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे खुद को कन्विंस कर रही थी कि तुम राहुल के साथ हो। परिधि चिढ़कर रिचा की तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। आखिर ऐसा कौन सा राज है परिधि की जिंदगी का जो वो अचानक से ऐसे बिहेव करने लगी? क्या सच में परिधि और राहुल के बीच का बंधन प्यार का बंधन है? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए प्यार के बंधन 2 दिलों की कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। परिधि और रिचा की कार एक स्कूल के सामने आकर रुकी। दोनों कार से बाहर आईं और वहीं खड़े होकर अपने स्कूल को देखने लगी। हजारों बातें और ना जाने कितने नजारे दोनों की आंखों के सामने से गुजर गए और उनकी आंखें भर आईं। तुम्हें याद है परिधि, हमारी दोस्ती की शुरुआत यहीं से हुई थी। सीरियसली, सारी पुरानी यादें एक झटके में ताजा हो गईं। थैंक यू रिचा, मुझे यहाँ लाने के लिए। ये कहकर परिधि ने रिचा को कसकर हक कर लिया। बस पगली, अब रुलाएगी क्या? सारा मेकअप खराब हो जाएगा, चल अंदर चलते हैं। परिधि ने हाँ में सर हिलाया और दोनों स्कूल के अंदर चली गई। वो दोनों तरफ देखती हुई जा रही थी और स्कूल की दीवारों को छूकर अपनी शैतानियां और बातें याद कर रही थी। तभी वो लोग स्कूल के ग्राउंड में पहुंची, जहां बड़ा सा टेंट लगा हुआ था और काफी अच्छी डेकोरेशन भी हो रखी थी। पूरे ग्राउंड में कुर्सियां पड़ी हुई थी और बहुत सारे एल्यूमिनी वहां ऑलरेडी मौजूद थे। वहीं ग्राउंड के दूसरे एक कोने में डीजे के सामने एक म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था, जिस पर गाने बज रहे थे, और उसके अपोजिट फूड स्टॉल्स और बीच में बना हुआ था एक स्टेज, जहां पर एक बुजुर्ग लेडी जिनकी उम्र लगभग 60 साल होगी, उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, एक बच्ची को कुछ बता रही थी। तभी परिधि की नजर उन पर पड़ी और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने फौरन रिचा की तरफ देखा, जो ग्राउंड के चारों तरफ बेचैन सी अपनी नजरें घुमा रही थी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। किसे ढूंढ रही हो तुम? वो मैं मिसेस डिसूजा को ढूंढ रही हो? परिधि ने उसके बोलने से पहले ही बोल दिया, जिसे सुनकर रिचा ने राहत की सांस ली। हाँ, अरे तो वो देखो, वो रही मिसेस डिसूजा। तब तक मिसेस डिसूजा की नजर परिधि पर पड़ी और वो स्टेज से उतरते हुए बोली, परिधि माय गर्ल, वेलकम हमारे स्कूल की टॉपर। मिसेस डिसूजा ने परिधि के पास आकर उसे गले लगा लिया। वहाँ मौजूद और स्टूडेंट्स भी उन लोगों की तरफ देखने लगे। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ना कोई खोज ना खबर, बस मैम करियर एंड ऑल।
मिसेस डिसूजा उन दोनों से मिलकर स्टेज पर चली गईं और वहां मौजूद सारे एल्यूमिनीज के लिए एक अच्छी सी स्पीच देकर उन्हें पार्टी में आने के लिए थैंक्स कहा। स्पीच सुनकर सभी इमोशनल हो गए। ये देखकर मिसेस डिसूजा ने सबको केक कटिंग के लिए स्टेज पर इनवाइट किया। एक एक करके सारे एल्यूमिनी स्टेज पर पहुंच गए। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स मिलकर केक काटने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक से वहाँ चल रहा म्यूजिक बंद हो गया और एंट्रेंस गेट से ढोल बजने की आवाज आने लगी। सभी एंट्रेंस गेट की तरफ देखने लगे और परिधि को किसी के आने का एहसास हुआ और वो एकटक गेट की तरफ देखने लगी। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, मानो तूफान आ गया हो, और सभी को किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ने लगी। लोगों के बीच हलचल मच गई कि कौन है। तभी सामने से 6 फुट का एक लंबा चौड़ा स्मार्ट लड़का 2 ढोल वालों के साथ अंदर आया, जिसे देखकर सब शॉक रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। परिधि के चेहरे का रंग उड़ गया और ऋचा भी घबरा सी गई और परिधि के पास आकर खड़ी हो गई। तभी अचानक से म्यूजिक सिस्टम के पास से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सब उस तरफ देखने लगे और शॉक्ड रह गए। टेंट के पास रखे स्पीकर के वायर में स्पार्किंग होने लगी और तेज हवा के चलने से टेंट का एक कोना उड़कर वायर के पास आ गया था और उसने आग पकड़ ली थी। टेंट धू धू करके जलने लगा था। स्कूल का एम्प्लॉय वहाँ लगी आग को बुझाने की कोशिश करने लगा, पर तभी उसका हाथ एक खुले तार से छू गया और वो उससे चिपक गया। ये देखकर वहाँ मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मचने लगी, पर तभी ढोल वालों के साथ आया वो लड़का हवा के झोंके के स्पीड से स्पीकर के पास पहुँचा और उसने मेन स्विच ऑफ कर दिया। पावर सप्लाई कटते ही तार से चिपका आदमी धड़ाम से जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी ऐसी हालत देखकर तुरंत ही स्कूल के कुछ और एम्प्लॉइज भाग कर आए और उस आदमी को वहाँ से उठाते हुए बोले, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। उस आदमी को उठाकर ग्राउंड पर लिटा दिया गया, जिसे देखकर परिधि बिना देर किए उसके पास आई और वहाँ मौजूद लोगों से बोली, दूर हटिए, पेशेंट के आसपास भीड़ मत लगाइए। परिधि ने उसकी नब्ज चेक करी और कुछ दवाइयाँ लिखकर लाने को कहा। थोड़ी देर में वो एम्प्लॉय थोड़ा नॉर्मल हो गया। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के ने अपना ब्लेजर उतारा और जलते हुए वायर की आग बुझाने लगा। उसकी मदद करने के लिए कुछ लोग पानी की बाल्टियां भरकर लाए और टेंट में लगी आग पानी से बुझाने लगे। आग को काबू में आता देखकर वहाँ मौजूद लोग कबीर कबीर बोलकर उस लड़के को चीयर करने लगे। थोड़ी देर में वहाँ लगी आग बुझ गई और फिर वो लड़का सबकी तरफ पलटा। वो एक गोरा चिट्टा बहुत हैंडसम सा लड़का था। आग के बुझते ही मिसेस डिसूजा भीड़ को चीरते हुए उस लड़के के पास आई और उसे गले लगा लिया। कबीर, माय चाइल्ड, थैंक यू सो मच। आज तुमने सही टाइम पर यहाँ आकर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने से बचा ली। मैम, आप मुझे थैंक यू क्यों कह रही हैं? ये मेरा स्कूल है और यहाँ के लोग मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे हैं, तो उनके लिए कुछ करना एक तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कबीर की बात सुनकर मिसेस डिसूजा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी कबीर की नजर परिधि पर पड़ी। परिधि की नजर भी कबीर की नजर से टकरा गई। कुछ देर के लिए मानो सब कुछ थम गया हो और वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। कबीर की आंखें बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह रही थीं और वो काफी इमोशनल हो रहा था परिधि को देखकर। वहीं परिधि की आंखें भी भर आईं, पर तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और उसके सारे इमोशंस गुस्से में बदल गए और वो गुस्से से कबीर को देखने लगी। वहीं वहाँ खड़ी ऋचा कबीर और परिधि को यूं आमने सामने देखकर टेंशन में बुदबुदाते हुए बोली, हे भगवान, अब क्या होगा। दूसरी तरफ घर पर सुषमा रह रहकर बेचैन हो रही थी। उनकी बेचैनी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर अक्षत उनके पास आया। क्या हुआ मॉम, आप इस तरह से परेशान क्यों हो रही हैं? पता नहीं अक्षत, मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। मुझे परिधि की बहुत चिंता हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, दीदी बिल्कुल ठीक है, आप बेकार ही चिंता कर रही हैं। तभी वहाँ राहुल आ गया। उसने अक्षत और सुषमा की सारी बात सुन ली थी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, और अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो मैं अभी आपकी बात परिधि से करवा देता हूँ। ये कहकर राहुल ने परिधि को फोन मिला दिया। दूसरी तरफ परिधि और कबीर एक दूसरे की आंखों में इस कदर खोए थे कि परिधि को 1-2 बार फोन की रिंग सुनाई ही नहीं पड़ी। फोन के तीसरी बार बजने पर वो होश में आई और फिर बेतहाशा नफरत से कबीर को देखकर फोन रिसीव करते हुए कॉर्नर में चली गई। हाँ राहुल, क्या हुआ? परिधि परेशान होते हुए बोली। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यहाँ सबसे मिल रही हूँ। कुछ काम था क्या? काम नहीं था, बस तुम्हारी याद आ रही थी। वहीं सुषमा और अक्षत भी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही ऋचा के घर पर ड्रॉप करके गए हो तुम। हाँ, पर फिर भी याद आ रही है। राहुल तुम भी ना, चलो अभी फोन रखती हूँ। ये कहकर परिधि ने फोन रख दिया। वहीं राहुल ने सुषमा की तरफ देखा। देखा आपने आंटी, परिधि बिल्कुल ठीक है। सुषमा ने चैन की सांस ली। वहीं स्कूल रियूनियन में कबीर के पास एक हॉट सी लड़की आई जिसका नाम पायल था। वो स्कूल टाइम में भी कबीर को पसंद किया करती थी, पर कबीर का उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। हाय कबीर। हाय। आई मस्ट से, वक्त के साथ तुम और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। चॉइस बदली कि नहीं तुम्हारी?
कबीर की चॉइस वो नहीं जो वक्त के साथ बदल जाए। कबीर की बात सुनकर पायल थोड़ा चिढ़ गई। तभी उसकी नजर कबीर की तरफ आती रिचा पर पड़ी। पायल फौरन तेज कदमों से रिचा के पास पहुंची। कैसी हो रिचा? ठीक हूँ, तुम कैसी हो पायल? मैं भी एकदम फिट। परिधि कहाँ है? मुझे उससे मिलकर उसे बधाई देनी है, उसकी एंगेजमेंट जो हो गई है। कबीर ने जैसे ही ये बात सुनी वो एकदम शॉक्ड रह गया और उसने रिचा की तरफ देखा। तभी पायल को परिधि आती दिखी और उसने आवाज दी, परिधि। अपना नाम सुनकर परिधि ने उस तरफ देखा जहां पायल रिचा के साथ खड़ी थी। उसकी नजर कबीर पर भी पड़ी, पर फिर भी उसे नजरअंदाज करते हुए वो वहां आ गई। परिधि के आते ही पायल ने उसे गले लगा लिया। परिधि को पायल का ये व्यवहार बहुत ही अजीब सा लगा, क्योंकि स्कूल टाइम से ही पायल उससे चिढ़ती थी। कांग्रेचुलेशंस परिधि, आई मस्ट से तुमने एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है। तुम्हारे और राहुल के प्यार के चर्चे तो हर तरफ हैं। पायल की बातें सुनकर परिधि बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। कबीर बस उसे लगातार देखे जा रहा था। एक्सक्यूज मी, ये कहकर परिधि वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में पहुंचकर वो कुछ देर शीशे में खुद को देखती रही और उसकी आंखों के सामने स्कूल की वो यादें जिन्हें शायद अब वो दोबारा कभी याद नहीं करना चाहती थी, सामने आने लगी और उसके कानों में कुछ बातें गूंजने लगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ परिधि, चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कानों में इन शब्दों के गूंजने पर परिधि ने अपने कानों पर हाथ रखकर उन्हें कसकर दबा लिया और परेशान होते हुए आंखें बंद कर ली। नहीं, मैं उन सब बातों के बारे में नहीं सोच सकती। उनके बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। परिधि का पूरा चेहरा पसीने से भीग गया और वो कसकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी और लगातार बोलने लगी, मैं सिर्फ राहुल की हूँ और किसी के लिए भी ना तो मेरी जिंदगी में कोई जगह है और ना ही दिल में। परिधि की सांस फूल रही थी। कुछ देर तक अपनी भावनाओं से लड़कर उसने खुद को संभाला और वॉशरूम से बाहर आ गई। वो दोबारा से ग्राउंड की तरफ जाने को बढ़ी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वो उसके सीने से जा टकराई। घबराहट में उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर नॉर्मल होते ही जैसे उसने अपनी आंखें खोली, अपने सामने कबीर को खड़ा देखकर एक झटके में उसे धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? कबीर उसकी बात को इग्नोर करके सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या अभी जो बाहर पायल ने कहा वो सच है? तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? मैंने जितना पूछा उतना बताओ। लिसन, अपनी हद में रहो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी, पर कबीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और फिर उसे फॉलो करते हुए सेम क्वेश्चन बार बार दोहराता रहा, जिसे सुन के परिधि को बहुत घुटन सी फील होने लगी। उसने फिर से एक बार कबीर को वार्न किया कि वो उसका पीछा ना करे, पर कबीर तो जिद पे अड़ा था। अब परिधि का रास्ता रोक के खड़ा हो गया, जिसे देख के परिधि का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया और उसने बिना किसी की परवाह किए गुस्से में पलटकर कबीर के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि पूरे ग्राउंड में गूंज गई और सब लोग उन दोनों की तरफ देखने लगे। यू आर अ ब्लडी मर्डरर, आई हेट यू, गेट लॉस्ट। ये कहकर परिधि वहाँ से चली गई। आखिर ये क्या कह गई परिधि गुस्से में? कौन है ये कबीर और किसके खून का इल्जाम लगा है उस पर? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए प्यार के बंधन 2 दिलों की कहानी, सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। परिधि के शब्द और उसके मारे थप्पड़ की गूंज उस पूरे माहौल में गूंज गई। परिधि बिना किसी बात की परवाह करे और बिना किसी की तरफ देखे स्कूल से बाहर निकल गई। रिचा ने परेशान होते हुए एक नजर कबीर पर डाली और चुपचाप परिधि के पीछे चली गई। ऑटो, ऑटो। परिधि कहाँ जा रही हो तुम, वो भी मेरे बिना? परिधि ने रिचा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। परिधि, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, अब भी कुछ पूछना बाकी रह गया है क्या रिचा? तुमने तो बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि वो यहाँ नहीं होगा, तो फिर वो यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता परिधि कि कबीर यहाँ कैसे आ गया। मिसेस डिसूजा ने मुझे यही बताया था कि कबीर अमेरिका में है, इसलिए नहीं आ पाएगा। तुम्हारी मिसेस डिसूजा से क्या बात हुई और क्या नहीं मुझे नहीं जानना। इस वक्त मुझे बस यहाँ से जाना है, घुटन हो रही है मुझे यहाँ। मैं अभी कार लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। रिचा पार्किंग में गई और जल्दी से कार परिधि के सामने लाकर रोक दी। परिधि बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और दोनों परिधि के घर निकल गए। दोनों बिल्कुल चुप थे और परिधि की आंखों के सामने अभी कुछ देर पहले कबीर के साथ हुई मुलाकात घूमने लगी। कुछ ही देर में रिचा ने परिधि के घर के बाहर कार रोकी और दोनों अंदर चली गईं। सुषमा उस वक्त सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। अरे परिधि, आ गई तुम? और रिचा, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। परिधि बिना कुछ बोले बस चुपचाप खड़ी थी और अपने ही ख्यालों में गुम थी। अरे परिधि, तुम्हें क्या हुआ? इतनी गुमसुम और उदास क्यों हो? सुषमा की आवाज सुनकर परिधि अपने ख्यालों से बाहर आई और कुछ बोलने को हुई कि तभी रिचा बोली, कुछ नहीं आंटी, थक गई है। अब स्कूल टॉपर और होने वाली डॉक्टर इतने सालों बाद मिलेगी तो सब उससे बात करना चाहेंगे ही ना। सबने इसे स्कूल में घेर लिया, इस वजह से थक गई है काफी। मतलब तुम लोग खूब एंजॉय करके आए हो। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये कहकर परिधि बिना रुके तुरंत अपने कमरे में चली गई। अरे पर रिचा, अरे कोई बात नहीं आंटी, अभी तो मैं यही हूँ और मुझसे कैसी फॉर्मेलिटी, अभी चलती हूँ आंटी। ये कहकर रिचा वहाँ से चली गई। वो अपनी कार की तरफ जा रही थी कि तभी उसका फोन बजा।
फोन देखते ही उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और उसने फोन रिसीव किया। हेलो। वहीं दूसरी तरफ परिधि ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उसके सहारे जमीन पर बैठकर रोने लगी। बार बार उसकी नजरों के सामने से कबीर का चेहरा गुजर रहा था। काफी देर रोने के बाद वो उठकर अपनी अलमारी के पास गई और लॉकर खोला। लॉकर के अंदर एक डायरी रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से उसे निकालकर खोला, जिसमें कुछ हैंडमेड कार्ड्स और मुरझाए हुए गुलाब के फूल और कबीर की तस्वीरें थी। परिधि का एक आंसू कबीर की तस्वीर पर आकर गिरा। तुम मेरी जिंदगी की वो गलती हो जिसके लिए मैं अपने आप को मरते दम तक माफ नहीं कर पाऊंगी, जिसकी टीस हर वक्त मेरे दिल में उठती रहती है कि कभी मैंने तुम जैसे इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। आई हेट यू कबीर। परिधि कबीर की तस्वीर से ये सब कह रही थी कि तभी उसे दरवाजे खटकने की आवाज महसूस हुई। उसने जल्दी से वापस वो डायरी लॉकर में रखकर अलमारी बंद कर दी। कौन है? उसने दरवाजे के पास आकर पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। शायद हवा से हुआ होगा। ये कहकर परिधि ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी ड्रेस चेंज करने लगी। वो अपने गाउन की बैक चेन ओपन करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। वो बार बार ट्राई कर रही थी, पर उससे हो नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने पास पड़े बैग से अपना फोन निकाला तो वो किसी अननोन नंबर से था। अननोन नंबर देखकर परिधि सहम सी गई। कहीं फिर से ये वही ब्लैकमेलर तो नहीं? वो फोन देख रही थी कि तभी किसी ने उसके कमरे की खिड़की पर नॉक किया, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा गई। कौन है वहाँ? कोई बार बार खिड़की खटखटा रहा था। परिधि ने पास रखा वास उठाया और हिम्मत करके खिड़की खोली। खिड़की खोलते ही उसकी चीख निकल गई, जिसे सुनकर घर के हॉल में खड़ी सुषमा और अक्षत चौंक गए। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब मैंने कहा है कि खाने में एक टाइम दाल चावल बनेगा और दूसरे टाइम रोटी सब्जी, तो फिर ये 56 भोग बनाने की क्या जरूरत है? कब तक आप यूं ही रोज खाने के टाइम पर अन्न के एक एक दाने का हिसाब लगाएंगे? कम से कम खाना तो शांति से खा लिया कीजिए और दूसरे को भी खा लेने दिया कीजिए। चुप कर। तेरा बस चले तो तू पूरा घर फिर से चौपट कर दे। बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा अमीर हुए हैं और तू फिर से सड़क पे लाने पर तुली है। वो आदमी अपनी पत्नी की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोला, कब तक आप उसी गरीबी का रोना रोते रहेंगे? भगवान की दया से अब तो सब ठीक है। हमारा बेटा भी इतना बढ़िया निकल गया है, तो फिर इतनी छोटी छोटी चीजों में ऐसे कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप? तो क्या करो? लुटा दो सब कुछ। बड़ी आई अपने बेटे का बखान करने वाली। भूल मत, आज वो जो कुछ भी है मेरी ही बदौलत है। अगर मैंने उससे वो कस्में ना दी होती, उससे उसकी जिम्मेदारियां ना याद दिलाई होती, तो वो भी आज 5 से 10 हजार की नौकरी कर रहा होता कहीं पर। आज राजा बाबू बने टहल रहे हैं, अभी तक घर नहीं आए हैं, 10 बज रहे हैं। अरे अब बस भी करिए। इतना तो कोई अपने सौतेले बेटे के साथ भी नहीं करता है जितने आपने अपने सगे बेटे से त्याग करवाए हैं। इससे पहले कि सुनैना कुछ और बोलती, हरीश ने उसे डांटकर वहाँ से भगा दिया और फिर खाने की थाली साइड करते हुए किसी को फोन मिलाते हुए बड़बड़ाया, आज इसकी फिर से खबर लेता हूँ। परिधि के सामने बालकनी पर कबीर खड़ा हुआ था। परिधि उसे अपने सामने देखकर चौंक गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, वो भी ऐसे चोरी छुपे चोरों की तरह? अगर मेन दरवाजे से आता तो क्या तुम अंदर आने देती? अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। आज अपनी बात कहे बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। चले जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। ये कहकर परिधि जैसे ही मुड़ी, कबीर बालकनी से तुरंत कूदकर अंदर आ गया और परिधि के मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से टिका दिया। कबीर और परिधि एक दूसरे के बहुत करीब थे। कबीर अपनी गहरी आंखों से एक टक परिधि को देखे जा रहा था। परिधि चाहकर भी उसकी नजरों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। आज मैं अपनी बात कहे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। 7 साल पहले वचन से बंधा हुआ था, पर अब ना तो कोई कसम है और ना ही कोई वचन। परिधि ने कुछ बोलने की कोशिश करी, पर तभी कबीर ने अपनी पकड़ कस ली। मैं कहूंगा पहले, मैं तुम्हें डरकर या खुशी से छोड़कर नहीं गया था परिधि, बल्कि बाबूजी से किए वादे को निभाने के लिए गया था। मैं 7 साल का वचन दे चुका था, सबसे दूर जाने का बाबूजी को। एजुकेशनल लोन लेकर पढ़ाई की, माँ के गहने बेचकर 2 बहनों की शादी की, और फिर कुछ कर्जे भी तो चुकाने थे, और फिर तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए उस लायक भी तो बनना था। उस वक्त मुझे सबसे दूर जाना बहुत बुरा लग रहा था, पर आज लगता है कि बाबूजी ने सही ही किया। शायद आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, लेकिन अब मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं और लौट आया हूँ तुम्हारे पास। इसीलिए 15 दिनों तक हिम्मत जुटाता रहा तुमसे मिलने की, और मौका ढूंढता रहा तुम तक पहुंचने के लिए। तुम्हें मैसेज और कॉल करता रहा। ये सुनते ही परिधि सन्न रह गई। कबीर अपनी सारी आप बीती बता ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा और उसने बिना वक्त गवाए फोन उठाया, पर परिधि का मुंह नहीं छोड़ा। जी कहाँ हो? आज घर आने का इरादा है या नहीं? आता हूँ। और कबीर ने फोन काट दिया। कबीर की पकड़ ढीली पड़ते ही परिधि ने उसे धक्का दे दिया। तो वो तुम थे कबीर, जो पिछले कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रहे थे? हाँ वो मैं ही था, पर मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था परिधि। मैं तो बस तुमसे बात करने की हिम्मत जुटा रहा था। कब तक?
और किस बात के लिए? कितने झूठ बोलोगे कबीर? तुम्हारी इन सब बातों से सच नहीं बदलने वाला। और सच यही है कि तुम एक भगोड़े हो, एक खूनी हो, मेरे पिता के कातिल हो। जी तो करता है कि तुम्हारे सीने में खंजर उतार दूं। परिधि के शब्द कबीर को अंदर तक चीरते हुए चले गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। परिधि की आंखों में खुद के लिए इतनी नफरत देखकर कबीर के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी कैंची पर पड़ी। कबीर ने उस कैंची को उठाया और परिधि को पकड़ा दिया। परिधि बस उसे आंसू भरी आंखों से देखे जा रही थी। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये लो और मार दो मुझे। हाँ, मार दूंगी तुम्हें मैं। तभी परिधि के कानों में किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज पड़ी। वो बहुत घबरा गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसकी सांस फूल रही थी। तभी बाहर से सुषमा की आवाज आई, परिधि क्या हुआ है? दरवाजा खोलो। परिधि ने पलटकर कबीर की तरफ देखा पर वहाँ कोई नहीं था। परिधि ने कमरे में इधर उधर देखा पर कबीर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने सहमते हुए दरवाजा खोला तो सामने सुषमा, अक्षत और राहुल खड़े थे। क्या बात है परिधि, तुम इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? हम कब से नॉक कर रहे हैं। हाँ बेटा, और तुम्हारे कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। क्या बात है, हमें बताओ। परिधि कुछ देर तक बस चुपचाप खड़ी रही और उसके कानों में कबीर की बातें गूंजने लगी। सबके बार बार पूछने पर वो बोली, वो उस वक्त बालकनी से अचानक बिल्ली आ गई थी, इसलिए मेरी चीख निकल गई। थकान की वजह से मैं फोन पर मूवी लगाकर लेट गई और कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। शायद आप लोगों को वही आवाजें आ रही होंगी। पक्का यही बात है ना? हाँ मॉम, यही बात है। राहुल, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, वो हॉस्पिटल से मेल आया था कि हमें कल से ही ज्वाइन करना है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। पता नहीं तुम्हें मेल देखने का टाइम मिले या ना मिले। पर ये तो तुम मुझे फोन पर भी बता सकते थे। बता तो सकता था, पर मेरा तुमसे मिलने का मन हो रहा था तो इस बहाने से आ गया। परिधि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी मैं चलता हूँ, कल सुबह आऊंगा तुम्हें लेने। परिधि ने हाँ में सर हिलाया और राहुल और बाकी सब वहाँ से चले गए। सबके जाते ही परिधि ने दरवाजा बंद कर लिया और कमरे में चारों तरफ देखने लगी। उसने बालकनी में देखा पर वहाँ कोई नहीं था। कबीर जा चुका था और अब परिधि कमरे में अकेली थी। मैं किसी को भी कबीर और उसकी हरकत के बारे में क्यों नहीं बता पाती? क्यों मैंने सबसे झूठ बोला? इतने सालों बाद आखिर क्यों तुम वापस आए कबीर? क्यों? कुछ देर रोने के बाद परिधि ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी हूँ, जहाँ अतीत की परछाई के लिए अब कोई जगह नहीं है। मेरा फोकस मेरा करियर और राहुल है, अब जिसकी शुरुआत कल से होनी है। परिधि ने ये कह तो दिया, पर क्या इतना आसान होगा उसका ये सफर? कल का सूरज उसकी जिंदगी में कितनी तपिश लाने वाला है, ये तो वो खुद भी नहीं जानती। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए प्यार के बंधन 2, दिलों की कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले दिन परिधि खुद को एकदम नॉर्मल करते हुए हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होकर नीचे आ गई, जहाँ सुषमा और अक्षत उसका इंतजार कर रहे थे। मॉम, जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। परिधि को इस तरह से कहता देखकर सुषमा को कुछ सुकून मिला। तभी वहाँ राहुल आ गया। आओ राहुल बेटा, तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो, आओ। नहीं आंटी, मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, आप कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ सोफे पर बैठता हूँ। ये कहकर राहुल सोफे पर बैठ गया और बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करके परिधि राहुल के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आई एम हैप्पी कि अब चीजें वापस से ट्रैक पर आ रही हैं। मैं तो कहता ही था कि सब ठीक हो जाएगा, पर आप बेकार में ही परेशान होने लगती थी। चलिए, मैं भी कॉलेज के लिए निकलता हूँ अब। ये कहकर अक्षत भी कॉलेज के लिए निकल गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल पहुंचते ही परिधि और राहुल अपने अपने डिपार्टमेंट में चले गए। परिधि ने देखा उसके डिपार्टमेंट में काफी चहल पहल है और एक नर्स इंटर्न्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही थी। परिधि भी आगे बढ़कर उनकी बात सुनने लगी। डॉक्टर पाठक को अभी कुछ और दिन लगेंगे। हमारे पास कल शाम को ही ये इन्फॉर्मेशन आई, पर साथ में हमें ये भी पता चला है कि एक बहुत काबिल सीनियर डॉक्टर हमें आज से ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमने आप लोगों को आज से ज्वाइन करने को कह दिया। आप लोगों को उन्हीं सीनियर डॉक्टर के साथ शिफ्ट किया जा रहा है, जो कुछ दिन पहले ही लंदन में पढ़कर और लगभग 2 साल वहाँ प्रैक्टिस कर वापस इंडिया आए हैं। ये सुनते ही इंटर्न्स के बीच एक गहमा गहमी मच गई। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, सो लिसन टू मी। ये सुनकर सब चुप हो गए। उनके ज्वाइन करते ही 15 दिन से एडमिट पॉलिटिकल लीडर मिस्टर अमिताभ अवस्थी की सर्जरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दे दी गई है। इस सर्जरी में आप लोगों में से एक इंटर्न उन्हें असिस्ट करेगा और वो होंगी मिस परिधि शर्मा, जिन्हें डॉक्टर ने खुद सिलेक्ट किया है। ये सुनकर परिधि हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन बाकी के इंटर्न्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। पर मैम, मैं इतने बड़े डॉक्टर को कैसे असिस्ट कर सकती हूँ? मुझे तो अभी कुछ भी नहीं आता। मेरा पहला दिन है आज इंटर्नशिप का। तो आ जाएगा, डोंट वरी। वैसे भी इट वुड बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, सो चिल। मुझे इन्फॉर्म करने को कहा गया, मैंने कर दिया। तभी एक वार्ड बॉय वहाँ आकर नर्स से बोला। नर्स डॉक्टर के बारे में सुनते ही वहाँ से फौरन जाने लगी। वो थोड़ा आगे बढ़ी ही थी, तभी पीछे से नर्स को आवाज देते हुए परिधि ने पूछा, वैसे सर का नाम क्या है?
याद नहीं आ रहा है। नर्स ने डॉक्टर का नाम याद करते हुए पीछे मुड़ के परिधि से कहा ही था, तभी उसके साथ चल रहा वार्ड बॉय बोला, ये आप डॉक्टर साहब से खुद पूछ लेना। फिलहाल अभी जल्दी करो, सर्जरी शुरू होने वाली है। आप भी रेडी होके ओटी में आ जाइए मैम। वार्ड बॉय परिधि से ये कहकर वहाँ से चला गया। परिधि भी जल्दी से रेडी होने चली गई और थोड़ी देर में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बाकी टीम मेंबर्स के साथ आकर खड़ी हो गई। तभी कॉरिडोर में कुछ डॉक्टर्स आते दिखाई दिए। लो आ गए सर, डॉक्टर कबीर गुप्ता। कबीर का नाम सुनते ही परिधि के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और उसने सामने देखा तो उसे कबीर पूरी सर्जिकल किट पहनकर आता दिखा। परिधि उसे देखकर एकदम शॉक्ड रह गई। परिधि को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे और उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि कबीर ने वही हॉस्पिटल एज अ सीनियर डॉक्टर ज्वाइन किया है जहां वो इंटर्नशिप कर रही है। परिधि ने बेतहाशा गुस्से से उसकी तरफ देखा और वहां से सीधा हेड नर्स के ऑफिस में पहुंची। अरे डॉक्टर परिधि, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त ओटी में होना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग मुझे आपसे कुछ बात करनी है मैम। मैं इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। व्हाट? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? डॉक्टर कबीर ने खुद तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है और तुम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ रही हो। परिधि ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारा क्या रीजन है उसे जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम्हारी सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें बस एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि डॉक्टर के प्रोफेशन में उनके पर्सनल रीजंस कभी भी नहीं आते हैं। ये कहकर हेड नर्स अपनी सीट से उठी और वहाँ से जाते हुए बोली, मैं डॉक्टर कबीर को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती हूँ कि तुम उन्हें असिस्ट करने से मना कर रही हो और तुम्हारे इस एटीट्यूड के तुम्हें क्या परिणाम फेस करने पड़ेंगे वो तुम देख लेना। ये कहकर हेड नर्स परिधि को एक लुक देते हुए वहाँ से चली गई। परिधि का इस तरह से डॉक्टर कबीर को असिस्ट करने से मना करना इंटर्न्स और डॉक्टर्स के बीच में आग की तरह फैल गया था, जिस वजह से थोड़ी देर बाद परिधि जब ओटी के पास आई तो वहाँ खड़े सभी इंटर्न्स उसे अजीब सी नजरों से देखने लगे और आपस में बात करते हुए बोले, इसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और इसने मना कर दिया। कितना ईगो है ना इसमें। अरे ईगो की तो बात छोड़ो, सीनियर्स को तो रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। परिधि उन सब की बातें सुनकर थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि तभी एक इंटर्न उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, ये तुमने बहुत गलत किया परिधि। भूल गई तुम वो कसम जो हम सब ने ली थी कि अपनी ड्यूटी के बीच में कभी भी हम अपने पर्सनल रीजंस नहीं आने देंगे। अगर आज तुम्हारी वजह से उस पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलने में लेट हो गया तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगी? ये बात सुनकर परिधि को उस पेशेंट की टेंशन होने लगी, साथ ही अपनी गलती का एहसास भी हुआ। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने अपने गुस्से में उस पेशेंट के बारे में तो सोचा ही नहीं। मन में ये ख्याल आते ही परिधि तुरंत ड्रेसिंग रूम की तरफ गई और सर्जिकल किट पहनकर ओटी में पहुंची, जहां कबीर पेशेंट के पैरामीटर्स एनालाइज कर रहा था। परिधि ने वहां पहुंचते ही कहा, इंटर्न परिधि रिपोर्टिंग सर, सॉरी फॉर गेटिंग लेट। कबीर जो पेशेंट को देख रहा था उसने एक नजर परिधि को देखकर मुस्कुराया और फिर बाकी सारे टीम मेंबर्स से बोला, विदाउट लूजिंग टाइम लेट्स स्टार्ट, बेस्ट ऑफ लक टू अस। ये कहकर कबीर ने सर्जरी स्टार्ट कर दी और परिधि बाकी जूनियर डॉक्टर्स के साथ कबीर को असिस्ट करने लगी। जैसे जैसे कबीर इंस्ट्रूमेंट्स मांगता जाता, परिधि उसकी तरफ बढ़ाती जाती। वो हर चीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। सर्जरी के वक्त कुछ उतार चढ़ाव आए, पर सभी हर्डल्स को पार करते हुए वो सर्जरी सक्सेसफुल हो गई और पेशेंट खतरे से बाहर आ गया। सभी टीम मेंबर्स ने हाथ मिलाकर एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तभी कबीर और परिधि भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। परिधि ने प्रोफेशनलिज्म को ध्यान में रखते हुए कबीर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस फॉर द सक्सेस। कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। वैसे अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, एक एक करके मैं वो सब जीत लूंगा जो मेरा है। कबीर ने हाथ मिलाते टाइम उसका हाथ हल्का सा दबाते हुए धीरे से कहा और वहाँ से चला। परिधि उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई, बस उसे जाते हुए देखती रह गई। इधर राहुल रिसेप्शन पर बैठकर पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन मैनेज करते हुए मन ही मन में चिढ़ते हुए बोला, मैंने ये हॉस्पिटल सिर्फ परिधि के लिए ज्वाइन किया था, पर वो जब से यहाँ आई है हम दूर ही दूर हैं। वो वहाँ ओटी में सर्जरी असिस्ट कर रही है और मैं यहाँ मरीजों के पर्चे संभाल रहा हूँ। राहुल ने इरिटेट होकर सारे प्रिस्क्रिप्शन रिसेप्शन पर पटक दिए। ये देखकर बगल में बैठा इंटर्न राहुल को घूरने लगा, जिसे देखकर वो बात बनाते हुए कहा, वो गलती से हाथ से छूट गए। इंटर्न ने हाँ में सर हिलाया और दोबारा से अपने काम करने में लग गए। राहुल ने तिरछी निगाहों से उसे देखकर अपना मुंह टेढ़ा कर लिया और लैपटॉप पर रिकॉर्ड बनाने में लग गया। तभी उसके फोन पर कुछ मैसेजेस आए। राहुल ने ऊपर से चेक किया तो वो किसी अननोन नंबर से थे। अननोन नंबर से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। राहुल ने अपने फोन पर आए मैसेजेस खोले, जिसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन निकल गई। कबीर, ये कबीर यहाँ कैसे, और वो भी परिधि के साथ? एक मिनट, ये तो वही ड्रेस है जो परिधि ने रीयूनियन पार्टी के दिन पहनी थी। इसका मतलब परिधि को पता है कि कबीर यही है और वो उससे मिल भी चुकी है, फिर भी उसने ये बात मुझे बताने तक की जरूरत नहीं समझी। राहुल कबीर की मौजूदगी देखकर एकदम बौखला सा गया था। पर ये फोटोज मुझे भेजी किसने? राहुल उसी नंबर पर कॉल बैक करने लग गया, पर कोई फोन पिक नहीं कर रहा था। राहुल ने कई बार नंबर ट्राई किया और उसी नंबर पर मैसेजेस भेजते हुए मन में सोचा, ये जो कोई भी है, अगर इसके पास कबीर और परिधि के फोटोज हैं, तो उसे और भी बहुत कुछ मालूम होगा। क्या पता कबीर और परिधि पहले से एक दूसरे से मिल रही हो
और मुझे इस बात की खबर ना हो। मुझे इस मैसेज भेजने वाले का पता लगा नहीं होगा। आखिर ये है कौन? वहीं हम देखते हैं कि अपने कमरे की रिवॉल्विंग चेयर पर आराम से बैठी पायल राहुल का फोन आते देखकर कुटिल मुस्कान के साथ बोली, हाँ, तुम्हारी कॉल्स एंटरटेन करने के लिए मैंने ये फोटोज नहीं भेजी थी। उसने अपने फोन से सिम कार्ड निकाला और उसे तोड़ दिया और फिर जोर जोर से हंसते हुए उसने पास रखी परिधि की तस्वीर उठाई और उसे गुस्से में घूरकर देखते हुए बोली, तुम्हारी वजह से कबीर मुझे हमेशा से इग्नोर करता रहा, पर आज जो मैंने चाल चली है उससे ना तो तुम घर की रहोगी और ना ही घाट की परिधि। मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, पूरी तरह से। वहीं हॉस्पिटल में राहुल की परेशानी फोटो देख के बढ़ रही थी, पर इससे पहले वो आगे कुछ सोच पाता, कुछ इंटर्न्स वहाँ से आपस में बात करते हुए गुजरे। भाई किस्मत हो तो परिधि जैसी। इंटर्नशिप के पहले ही दिन इतने बड़े डॉक्टर कबीर गुप्ता ने खुद उसका नाम रेकमेंड करके उसे अपने साथ सर्जरी में असिस्ट करने के लिए कहा। ये सुनते ही राहुल को जैसे सांप सूंघ गया और वो गुस्से से तिलमिलाने लगा। कबीर यहाँ और परिधि उसके साथ ऑपरेशन थिएटर में। वो ये सब सोचकर मन ही मन छटपटा रहा था कि तभी एक वार्ड बॉय ने फाइल्स की एक गड्डी लाकर राहुल के बगल में पटक दी। काफी दिनों से फाइल्स रिकॉर्ड रूम में बंद होने की वजह से उससे धूल उड़ने लगी, जिससे राहुल को खांसी आ गई और वो उस वार्ड बॉय को इरिटेट होकर देखने लगा। वार्ड बॉय राहुल का ये रिएक्शन नोटिस करते ही तपाक से बोला, ऐसे घूर घूर कर मुझे मत देखो और काम पर लगो। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इन फाइल्स को रिकॉर्ड शीट के हिसाब से लगा दो और इनका डेटा सिस्टम में डाल दो, वो भी आज के आज ही। वार्ड बॉय का ऑर्डर सुनकर राहुल का गुस्सा बढ़ गया। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि इतने बड़े घर का होने के बावजूद आज एक मामूली सा वार्ड बॉय उससे ऐसी बातें कर रहा है। राहुल ने आओ देखा न ताओ और उस वार्ड बॉय का कॉलर पकड़ लिया। सुन, अपनी ये गर्मी ना अपने तक रख। अगर अगली बार इस लहजे में बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल। ये कहकर राहुल ने उस वार्ड बॉय को धक्का दे दिया और वो सीधा जमीन पर जाकर गिरा। रिसेप्शन पर हो रहा ये तमाशा देखकर वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी वो वार्ड बॉय उठकर खड़ा हुआ। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? मैं अभी तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ जाकर। ये सुनकर राहुल गुस्से में एकदम पागल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, तो जैसा 2 कौड़ी का वार्ड बॉय अब मेरी कंप्लेन करेगा? जानता भी है कि मैं कौन हूँ? राहुल रायचंद नाम है मेरा। इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन विनय रायचंद का बेटा हूँ मैं। अगर अपने पर आ जाओ तो तुझे और इस हॉस्पिटल को यही खड़े खड़ी खरीद सकता हूँ, समझा? तुम बाहर चाहे जो भी हो, पर इस हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक इंटर्न हो। ये सुनकर राहुल बौखला गया और उस वार्ड बॉय को मारते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत? उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और राहुल उस वार्ड बॉय को मारने लगा, जिसे देखकर वहाँ आसपास भीड़ जमा होने लगी। रिसेप्शन के पास होता शोरगुल सुनकर वहाँ सीनियर डॉक्टर्स आ गए और राहुल और उस वार्ड बॉय को देखकर एक स्ट्रिक्ट नोट में बोले, क्या हो रहा है ये सब? ये हॉस्पिटल है, कोई मछली बाजार नहीं जो तुम लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हो। सीनियर डॉक्टर्स को देखकर राहुल और उस वार्ड बॉय के बीच की लड़ाई रुकी और वो वार्ड बॉय भागकर डॉक्टर के पास आकर बोला, सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो बस इसे फाइल्स का बंडल दिया था, ये कहकर कि इसे रिकॉर्ड वाइज लगा दे, पर पता नहीं क्यों ये चिढ़ गया और हाथापाई पे उतर आया और अनाप शनाप बोलने लगा। ये कहकर वार्ड बॉय ने सीनियर डॉक्टर्स को सारी बात बताई। लड़ाई की खबर कबीर और परिधि तक भी पहुंच गई थी। राहुल का नाम सुनकर परिधि घबरा गई और रिसेप्शन की तरफ भागी। कबीर भी उसके पीछे पीछे गया। परिधि भागते हुए राहुल के पास आई, जो नफरत की आग में जल रहा था। क्या हुआ राहुल, और ये सब क्या है? परिधि ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और राहुल ने उसका हाथ झटककर उसे धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। दूर हट और बंद कर अपनी ये नौटंकी। राहुल की ऐसी हरकत और भाषा सुनकर परिधि हैरान रह गई। आखिर कबीर की वापसी से ऐसा कौन सा राज जुड़ा था जो उसके वापस आते ही भूचाल सा ले आया? और राहुल, उसका ऐसा रूप